हेलो स्टूडेंट, आज इंडियन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज अति महत्वपूर्ण टॉपिक जनन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानिए कि जनन क्या है। जनन जीवों का कौन सा कैरेक्टर्स है। आप जानते हैं कि जीवों की बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सजीव को प्रदर्शित करता है। उन लक्षणों में आपका है श्वसन, उन लक्षणों में आपका है न्यूट्रिशन, उन लक्षणों में आपका है उपापचय, उन लक्षणों में आपका है एक्सक्रीशन, उन लक्षणों में आपका है रिप्रोडक्शन। इन सभी लक्षणों में सबसे अति महत्वपूर्ण लक्षण जनन है, जिसे मैं आज एक एक करके चर्चा करूंगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि जनन क्या है। अब यह भी जानिए कि जनन क्या सभी उच्च वर्गीय जीवों में संपन्न होता है। क्या जनन सूक्ष्म जीवों में, माइक्रोस्कोपिक जीवों में या एक कोशिकीय जीवों में भी संपन्न होता है। क्या जनन पौधों में संपन्न होता है, क्या जनन जंतुओं में संपन्न होता है। इस सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक एक करके दूंगा। आप देखते जाइए इंडियन स्मार्ट क्लास के साथ, आप अंत तक बने रहिए। एक एक प्रश्न का आपको जवाब मैं देने जा रहा हूं। आप जानिए, सबसे पहले जानिए कि जनन क्या है। आप इसको इंग्लिश में भी जान सकते हैं और हिंदी में भी जान सकते हैं। जनन के बारे में आप जानते हैं कि जनन जीवों में होने वाला वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए हुए रखते हैं। जैसे मानव अपने के द्वारा मानव जैसे संतान को ही उत्पत्ति करते हैं और उसका अस्तित्व को क्या करते हैं, बना करके रखते हैं। यह जनन है। आप इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट। अब रिप्रोडक्शन से संबंधित कई प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि रिप्रोडक्शन में सभी जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। प्रश्न है कि रिप्रोडक्शन में प्रत्येक जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। आप जानिए, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है गुणसूत्र। प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि मानव शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या भी 46 ही रहती है। इसी कारण से रिप्रोडक्शन में सभी जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। आप जान जाइए कि मानव के गुणसूत्रों की संख्या 46 है। यह जानिए कि बटरफ्लाई, तितली, इसके प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 380 है। उसी तरह से आप फ्रूट फ्लाई की बात देखेंगे तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 है। उसी प्रकार से आप हाउस फ्लाई में देखेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 12 है। आपको आश्चर्य होगा कि ऑफियोग्लोसम में गुणसूत्रों की संख्या 1260 है और मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 40 है। ये जो गुणसूत्रों की संख्या जो दिखाई दे रही है, ये गुणसूत्रों की संख्या, उन संतानों में भी गुणसूत्रों की संख्या उतना ही होगी जैसे मानव के जीवों से उत्पन्न जो जीव होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होगा, इसलिए वह मानव जैसा दिखेगा। बटरफ्लाई के पेरेंट्स में गुणसूत्रों की संख्या 380 है, तो उससे उत्पन्न होने वाले जो बटरफ्लाई होंगे उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 380 है। इसी कारण से वह अपने पेरेंट्स बटरफ्लाई के समान ही दिखता है। यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि अपने ही जैसे उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। अब प्रश्न उठ रहा है कि प्रत्येक जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं,
तो दूसरा प्रश्न उठता है कि उन संतानों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, इसका कारण क्या है? अब जानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बात को समझिए कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। आप इसे जानते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक जो बना होता है वह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। और डीएनए और प्रोटीन के छोटे छोटे खंड को आप जीन कहते हैं। होता क्या है कि इस जीन की संख्या और जीन की सजावट में अंतर के कारण एक ही पेरेंट से उत्पन्न होने वाले जीवों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स में माता और पिता लंबे हैं, माता और पिता दोनों लंबे हैं, हो सकता है कि उनके उत्पन्न होने वाले संतान डॉर्फ हो सकते हैं। इसका क्या कारण है? उनमें जीनी संरचना अगर डॉर्फ वाली अगर उनके ऑफस्प्रिंग में अगर प्रवेश कर जाएंगे तो उत्पन्न होने वाले संतान क्या होंगे? नाटे होंगे। यानी जीनी संरचना ही मुख्य रूप से अपने ही जैसे उत्पन्न संतान में कुछ न कुछ भिन्नता क्या करती है? ला देती है। इन प्रश्न का आप उत्तर जान गए होंगे। अब आप जानिए कि सजीवों में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरह की होती है, जिसमें पहली विधि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। अब दोनों में आप अंतर समझिए कि अलैंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आप जानिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया मुख्य रूप से पौधे और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में यह संपन्न ज़्यादातर होती है, और उच्च वर्गीय प्लांट में भी एसेक्सुअल विधि से अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अब जानिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह विधि है जिसमें पेरेंट्स के एक भाग लेते हैं, दोनों पेरेंट्स एक साथ भाग नहीं लेते हैं, अर्थात इसमें स्पर्म और ओवम का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, अर्थात मेल भी भाग लेते हैं और फीमेल भी भाग लेते हैं। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह उच्च वर्गीय पौधे और उच्च वर्गीय जंतुओं में यह सामान्य तौर पर देखा जाता है। इसमें स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। अब हम बताएंगे कि जंतुओं में एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों विधियों के द्वारा ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन कई विधियों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कई विधियों में से पहली विधि है विखंडन फिजन, दूसरा है मुकुलन वर्डिंग, तीसरा है अपखंडन या पुनर्जनन या फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन, चौथा है बीजाणुजनन स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। अब हम बताएंगे विखंडन के बारे में। विखंडन अलैंगिक जनन का एक विधि है जो बैक्टीरिया में संपन्न होती है, अमीबा में संपन्न होती है, यूग्लिना में संपन्न होती है, ईस्ट में संपन्न होती है, पैरामीशियम में संपन्न होती है, इत्यादि जीवों में विखंडन के द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति होती है। मैं अब विखंडन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। विखंडन जिसको कहते हैं फिजन, फिजन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि जीवों में संपन्न होती है। आप जान जाइए कि फिजन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। एक क्या होता है
दोनों फ्यूजन ही है, लेकिन यह बाइनरी फ्यूजन नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक इंडिविजुअल्स, एक जीव कुछ खास कारणों से दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक अमीबा एक सूक्ष्म जीव है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक जीव है। यह जीव बाइनरी फ्यूजन होने से पहले अपने आकृति को पूरा प्राप्त कर लेती है। आकृति को प्राप्त करने के बाद यह परिपक्व अवस्था में आ जाती है। परिपक्व अवस्था के बाद आने के बाद इसके न्यूक्लियस दो भागों में बंटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले यह लंबा हो जाती है और लंबा होने के बाद यह अमीबा, इसका न्यूक्लियस दो भागों में विभक्त हो जाती है और बीच में एक दीवार के जैसी संरचना तैयार हो जाती है और अंत में एक अमीबा दो भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों अमीबा के न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का निर्माण होकर के स्वतंत्र अमीबा का निर्माण कर देती है। यही जो है संरचना, यही जो है कि दो भागों में विभक्त होने को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, और कुछ नहीं है। यानी कि एक ही अमीबा स्वतः अपने पूरी संरचना पूरा करने के बाद, साइटोप्लाज्मिक विकास करने के बाद, न्यूक्लियस अपनी आकृति को पूर्ण करने के बाद न्यूक्लियस क्या हो जाती है, यह लंबी रूप से फैलने लगती है और यह अंत में एक न्यूक्लियस दो भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों नाभिक अलग अलग होकर के अलग अलग सेल अस्तित्व में आ जाती है। इस प्रकार की क्रिया को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। यह सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति में होती है, लेकिन प्रकृति में कुछ हमेशा अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति रहती है। तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा में, उसके बाद आपको बैक्टीरिया में, ईस्ट में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में के द्वारा बाइनरी फ्यूजन होती है और एक जीव दो जीवों के निर्माण कर देती है। उसके बाद दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। अब मैं मल्टीपल फ्यूजन के बारे में बताता हूं कि मल्टीपल फ्यूजन क्या है। मल्टीपल फ्यूजन जानिए कि मल्टीपल फ्यूजन की क्रिया मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम में मुख्य रूप से देखा जाता है। क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, जैसे वातावरण जो है कि इसके अनुकूल न होकर के जब प्रतिकूल होती है, उस परिस्थिति में आप मानिए कि प्लाज्मोडियम एक सूक्ष्म जीव है। इन प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है और सिस्ट जो है 3 लेयर का बन जाता है, या बाहरी लेयर, आउटर लेयर। उसके बाद ये देखिए आपका मिडिल लेयर, और ये देखिए आप इनर लेयर, सिस्ट। ये तीनों क्या है, सिस्ट। और इसके अंदर का न्यूक्लियस बार बार विभाजित होकर के अपनी संख्या को क्या करती है, बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण क्या है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल नहीं होने के कारण ऊपर से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, एक हार्ड कवच के समान रचना बन जाती है और अंदर का न्यूक्लियस बार बार विभाजित होकर के बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस संरचना का निर्माण कर देती है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आने के बाद वह क्या काम होता है, सिस्ट टूट जाता है। क्या काम होता है, सिस्ट टूट जाता है। और सिस्ट टूटने के साथ साथ इस न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाती है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर निर्माण होने के साथ साथ यह बाहर आना शुरू कर देती है और प्रत्येक जो है प्लाज्मोडियम एक स्वतंत्र संरचना का निर्माण कर देती है। कहने का मतलब एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाती है। इस प्रकार के
एक कोशिकीय जीव के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। यही फिजन दो प्रकार का है। अब हम आपको जानेंगे मुकुलन। अब मुकुलन की क्रिया क्या होती है, आप मुकुलन के बारे में जानेंगे। इसको कहते हैं बडिंग। मुकुलन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक द्वितीय क्रिया विधि है। यह एक कोशिकीय जीव के रूप में ईस्ट में ज़्यादातर देखा जाता है। आप ईस्ट में यह देखने का मौका मिलेगा कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट एक यह सूक्ष्म जीव है। इस ईस्ट में अब क्या होता है कि एक मुकुल तैयार हो जाता है। ये मुकुल हो गया। ये जो एक्स्ट्रा जो बड के समान जो संरचना दिखाई दिया, इसे मुकुल कहेंगे। यह इस प्रकार के मुकुल का निर्माण हो जाता है और फिर इस मुकुल में फिर दूसरी मुकुल का निर्माण हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा जो संरचना दिखाई देता है, इसे आप मुकुल के नाम से जानते हैं, बड के नाम से जानते हैं। और बड के द्वारा अपने ही जैसे दूसरे ईस्ट का निर्माण हो जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। यह ईस्ट है। ईस्ट एक जीव है। क्या होता है कि यह जो है वर्ड क्या होता है, स्वतंत्र होकर के एक जो है कि जीव का निर्माण कर देता है। और यह जो है कि एक स्वतंत्र रूप से ईस्ट का निर्माण हो जाता है। यह स्वतंत्र रूप से ईस्ट का निर्माण होना एक वर्डिंग कहलाता है। यह रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मेथड का एक प्रकार है। अब आप जानिए कि यह एक कोशिकीय जीवों में दिखाई दिया। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव, जैसे आप हाइड्रा में देखेंगे। हाइड्रा में क्या देखेंगे कि हाइड्रा एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव में क्या देखने के लिए मिलता है? ये हाइड्रा आपको देखने को लिए मिल रहा है। यह पानी में पाया जाता है। यह बहुकोशिकीय जीव है। इसके क्या कहते हैं, शारीरिक संरचना पर क्या होता है कि इसमें बड निकलता है। और यह बड क्या होता है कि यह बड जो है कि अंत में इस हाइड्रा से अलग होकर स्वतंत्र हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण कर देता है। और यह निर्माण कर देता है। इस प्रकार के बडिंग को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन का एक विधि जो बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है। यह रिप्रोडक्शन की दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि हो गई अपखंडन या पुनर्जनन या फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन की घटना आपको देखिएगा कि वैसे जैसे स्पाइरोगायरा एक जीव है जिसमें फ्रैगमेंटेशन की घटना देखा जाता है। अब देखेंगे क्या कि यह एक स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा और ये देख रहे हैं कि क्या है, सेप्टा है। क्या है? सेप्टा। किसी प्रतिकूल परिस्थिति में यह जलीय स्पाइरोगायरा किसी प्रतिकूल परिस्थिति में या किसी कारण से यह स्पाइरोगायरा का सेप्टा के पास से किसी कारण से ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद यह क्या काम करता है, दो जो है कि स्पाइरोगायरा का निर्माण क्या करता है, कर देता है। दो खंडों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। दो स्पाइरोगायरा में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और विभक्त हो जाने के बाद यह स्वतंत्र रूप से एक दो स्पाइरोगायरा का निर्माण पुनः तैयार कर देता है। फिर इसमें एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है। फिर यह एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है और फिर यह स्वतंत्र होकर के अगले अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे देता है। इसी प्रकार की घटना को फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन यह मुख्य रूप से स्पाइरोगायरा में देखा जाता है। अब एक सबसे बड़ा अति महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन या रीजनरेशन की घटना प्लेनेरिया में होता है। फ्लैटवर्म
प्लेनेरिया यानी कि फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म ये मुख्य रूप से देखा जाता है क्या कि यह एक प्लेनेरिया है, यह एक प्लेनेरिया हो गया। यह प्लेनेरिया को देखा जाता है कि किसी कारण से इसका खंड जो है कि टुकड़ा में व्यवस्थित हो गया, यह खंडित हो गया, इस जगह से टूट गया और ये दूसरा खंड तैयार हो गया, ये बीच वाला खंड आ गया और ये क्या काम हो गया, तीसरा खंड हो गया। और प्रत्येक खंड क्या काम करता है, ये ऊपर वाला खंड, ये नीचे वाला खंड और बीच वाला खंड। ये ऊपर वाला खंड क्या होता है कि एक क्या काम करता है, प्लेनेरिया को तैयार कर देता है। फिर नीचे वाला जो खंड होता है, जो दूसरा खंड होता है, यह भी क्या काम करता है, एक प्लेनेरिया को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। और तीसरा जो खंड होता है, बीच वाला जो खंड होता है, यह भी क्या करता है, खंड क्या काम करता है, यह भी एक प्लेनेरिया को क्या करता है, जन्म दे देता है। और इस प्रकार से क्या काम होता है, प्रत्येक एक से एक खंड अगर 3 खंडों में टूटने से 3 प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक खंड एक इंडिविजुअल जीव की उत्पत्ति कर देती है। इसी घटना को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी कि फ्रैगमेंटेशन की घटना जो होती है मुख्य रूप से प्लेनेरिया में, फ्लैटवर्म में देखा जाता है। यही है रिप्रोडक्शन की विधि। स्पोरुलेशन एंड स्पोर फॉर्मुलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे अति महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम बिंदु है। इसके बारे में हम जानेंगे कि यह मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। यह मुख्य रूप से आप देखेंगे फंजाई और अलगी ग्रुप के कुछ वैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें इस तरह का एस्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मुलेशन की घटना देखी जाती है। इसमें होती क्या है कि जैसे राइजोपस जो है एक प्लांट्स है जो फंगस ग्रुप का है। इस प्लांट्स में क्या क्या होता है कि जैसे प्लांट बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी से प्लांट बॉडी निकलने के बाद एक स्पोरोंजिया का निर्माण हो जाता है। स्पोरोंजिया का निर्माण हो जाता है या जूस्पोर का निर्माण हो जाता है, स्पोर का निर्माण हो जाता है। और ये जूस्पोर और स्पोरोंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यह क्या काम होता है कि यह प्रतिकूल परिस्थिति में स्पोरोंजिया के हार्ड कवच से घिरा हुआ होता है, जो अत्यधिक एसिडिक वातावरण में, माने अत्यधिक अम्लीय वातावरण में या अत्यधिक क्षारीय वातावरण में यह जो है कि शिस्ट की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति के आते ही क्या काम हो जाता है, जूस्पोर यानी एस्पोरेंजिया ब्रेक कर जाती है और इसके अंदर का स्पोर इससे बाहर निकल जाता है और बाहर हल्का होने के कारण यह काफ़ी दूर तक क्या कर जाता है, छितरा जाता है। और काफ़ी दूर तक छितराने के बाद यह स्पोर एक अपना स्वतंत्र राइजोपस को जन्म दे देता है। इस प्रकार के एक राइजोपस से बहुत सारे राइजोपस की उत्पत्ति एक विशेष संरचना के द्वारा होती है, एक विशेष स्ट्रक्चर के द्वारा होती है। इस प्रकार के अलैंगिक रिप्रोडक्शन को स्पाइरेशन या स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है।
इसी के साथ ही एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाती है। इसी के साथ मैं इंडियन स्मार्ट क्लास में मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। रिप्रोडक्शन का यह जो है कि आपका जो मैंने बताया रिप्रोडक्शन से संबंधित एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टॉपिक्स मैंने छोटे छोटे उप टॉपिक की चर्चा की, अगर आपको पसंद आएगा तो इंडियन स्मार्ट क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और अगर कोई समस्या है या कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास भेजेंगे। इसी के साथ मैं इसे अंत कर रहा हूँ। धन्यवाद।